नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आज एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं। मुद्दा बढ़ते इस्लाम से जुड़ा हुआ है। क्या बढ़ता इस्लाम खतरे का अलार्म है? आज हम ये कहने पर इसलिए मजबूर हुए हैं क्योंकि दुनिया भर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो इसी खतरे की घंटी की तरफ इशारा कर रही है। ब्रिटेन में आग लगती है, एक छोटी सी चिंगारी आग में तब्दील हो जाती है और इसके पीछे कौन होता है? वो यही बढ़ता इस्लाम है। दरअसल वो ब्रिटेन जिसने दुनिया को धर्मनिरपेक्षता का, सेक्युलरिज्म का विचार बताया कि आत्मसात करना किसे कहते हैं, शरणार्थी किसे कहते हैं, शरण देना किसे कहते हैं। आज वही ब्रिटेन अपने शरणार्थियों द्वारा दिए गए दंगों की आग में झुलस रहा है। अब ये शरणार्थी है कौन? वो शरणार्थी जो विभिन्न जगहों से मुस्लिम आबादी के रूप में यहाँ पर आए। जब शुरू में ये आए तो आबादी थोड़ी थी, धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई और हालात ऐसे हुए कि छोटे से मुद्दे ने इतना तूल पकड़ा कि ब्रिटेन दंगों की आग में झुलसने लगा। ब्रिटेन का लीड्स जलता रहा और इन सब के बीच सवाल ये पूछा जाने लगा कि क्या ये जो बढ़ता हुआ इस्लाम है, मुसलमानों की बढ़ती आबादी है, वो दुनिया भर के लिए खतरा होती जा रही है। क्योंकि जहां जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ी है वहां वहां परिस्थिति बिगड़ती गई है। ये वही ब्रिटेन है जिसने भारत को लेकर एक टिप्पणी की थी। आपको याद होगा कि ब्रिटेन ने एक बार कहा था कि भारत में मुसलमान पीड़ित है। आज वही ब्रिटेन मुसलमानों द्वारा खुद को पीड़ित बता रहा है, जिसके पीछे बड़ी वजह है बढ़ता हुआ इस्लाम, बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी। आज इसी पर करने वाले हैं हम खुलकर बड़ी चर्चा। जानने समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई जो प्यू रिसर्च की तरफ से, सेंटर की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि 2050 तक भारत इस्लामिक देश बन जाएगा, ये खतरा मंडरा रहा है। दुनिया भर में ये बढ़ता हुआ खतरा किस तरीके से परिस्थिति को बदल रहा है, आज समावेशित रूप से इस पर होगी चर्चा। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आइए आज की वो टीजर रिपोर्ट देखिए जो आपको बताएगी कि कैसे बढ़ता इस्लाम खतरे का ऐलान है। कहीं सड़कों पर भयानक तोड़फोड़, कहीं सरकारी गाड़ियों में आगजनी, तो कहीं पुलिस पर पथराव। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही ये भयावह तस्वीरें इंग्लैंड की हैं, जिसका लीड्स शहर इन दिनों उपद्रवियों की आग में जल रहा है। जहां देश की कानून व्यवस्था को ताक पर रखते हुए दंगाई सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं दूसरी ओर भारी भीड़ द्वारा मचाए जा रहे इस उत्पात पर लगाम लगाने में पुलिस भी बेबस नजर आ रही है। क्योंकि कब ये भीड़ दंगाई से इंसानियत का मायावी जामा पहन ले और कब अपने इस उत्पात को मुसलमानों के अधिकार से जोड़ दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये डर आज इंग्लैंड के साथ साथ उन तमाम देशों में है जो अपनी आंखों पर चढ़े धर्मनिरपेक्षता के चश्मे से मुसलमानों के हर उत्पात को देखने पर मजबूर हैं। आज सरेआम ब्रिटेन को लहूलुहान करती ये भीड़ उन्हीं लोगों की भीड़ है जो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हर उस देश की सभ्यता और संस्कृति को खत्म करते जा रहे हैं जो इन्हें पनाह देते हैं। दुनिया में कई देशों से उसकी मूल संस्कृति का सर्वनाश करने वाली ये भीड़ अब वर्तमान में इंग्लैंड को खोखला कर रही है। आज इंग्लैंड में जारी इस भयानक हिंसा के बीच सुने जाने वाले अल्लाहू अकबर के मजहबी नारे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आखिर कैसे आज उस ब्रिटेन का सूर्य सच में अस्त होता हुआ नजर आ रहा है जिसने कभी दुनिया के 56 देशों पर राज किया था। वर्तमान में इंग्लैंड में पैदा हुई ये स्थिति सामाजिक सेवाओं द्वारा एक परिवार से 4 बच्चों को निकाले जाने के कारण उत्पन्न हुई। इनमें से एक बच्चे को कुछ दिन पहले चोट लगने के कारण इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। वहीं अस्पताल के अधिकारियों ने मामले की सूचना सामाजिक सेवाओं को दी और बच्चों को परिवार से दूर ले जाया गया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो मुद्दा बड़ा छोटा सा था, बच्चों से जुड़ा हुआ मसला था, क्योंकि ब्रिटेन का अपना एक कानून है, बाल अधिनियम 1989, जो ये कहता है कि परिवार वाले अगर बच्चों को ठीक से टेक केयर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें चाइल्ड केयर एजेंसी अपने साथ लेकर जाती है। बस मुद्दा इतना था, लेकिन इस मुद्दे को किस तरीके से दंगाई आग में भड़का दिया गया, किस तरीके से पूरे ब्रिटेन को जलाने का प्रयास किया गया और किस तरीके से यह खतरा पूरी दुनिया पर अब धीरे धीरे मंडरा रहा है, आज इसी पर हम कर रहे हैं खुलकर बहस। आइए आज के पैनलिस्ट से अब आपका परिचय कराती हूं। हमारे साथ आज खास तौर से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल AK श्रीवास्तव सर। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए फॉर्मर डिप्लोमेट BS निगम साहब भी जुड़ चुके हैं। BS निगम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र चौहान जी जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज इस मुद्दे को लेकर हमने कोई बहस मुबाहिस नहीं रखी। हम चाहते तो इस पे किसी पॉलिटिकल ऑपोजिशन की किसी पॉलिटिकल पार्टी को या मुस्लिम धर्मगुरु को बुलाकर हम एक बड़ी बहस कर सकते थे, लेकिन दरअसल हमारा मुद्दा है कि हम दुनिया को आगाह कराएं, हम दुनिया को सचेत कराएं कि किस तरीके से एक खास आबादी, एक खास वर्ग की आबादी बढ़ने पर परिस्थिति बदलती जाती है। चंद ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो तस्वीरें भी स्पष्ट करने का प्रयास करते रहेंगे कि किस तरीके से लंदन में मुसलमानों की आबादी धीरे धीरे बढ़ी, और ये बढ़ी हुई आबादी ही उसकी मूल प्रकृति, उस देश की मूल प्रकृति पर अब हावी होती जा रही है। आइए एक बार फिर से जरा सबसे पहले मेजर जनरल साहब आपके पास आते हुए कि ब्रिटेन में जो भी हुआ है, कई तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच में मूल बात यह है कि क्या वाकई जहां जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ने लगती है, वो चाहे किसी भी परिस्थिति से बड़ी हो, वहां की मूल प्रकृति खतरे में आ जाती है। श्रीवास्तव सर, देखो, सच्चाई यह है कि जो बात अभी प्रॉब्लम लीड्स के अंदर आई है, ये जो है बड़ी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि होता क्या है कि जिस प्रकार से यहाँ से लोग इलीगल माइग्रेंट्स तो कम हुए, पर लीगली यूके ने एक्सेप्ट किया लोगों को कि उनको लेबर फोर्स चाहिए थी, और धीरे धीरे वहां पर लोग चले गए। और अब क्योंकि वो एक कम्युनिटी के हैं तो वो अपने आप को एक्सर्ट करने लगे, और वो जो लॉ एंड ऑर्डर है उस देश का वो मानने को तैयार नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप दूसरे देश के अंदर सेटल हैं तो जो उसके नॉर्म्स है, जो लॉ एंड ऑर्डर के दस्तूर हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है ये इसको जाहिर करता है, क्योंकि यूके के अंदर बहुत सख्त रूल हैं कि आप बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, चाहे वो आपके अपने बच्चे हों। अगर उनको लगता है कि माँ बाप अपने बच्चों को उस तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे, प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे, तो जो उनके सोशल वर्कर हैं वो बच्चों को उठा ले जाते हैं और उनको फोस्टर पेरेंट्स के पास देते हैं। तो ये सच्चाई है, इसको आपको मान के चलना पड़ेगा। अगर आप दूसरे देश में जाके सेटल हुए हैं तो उसके लॉ एंड ऑर्डर, उसके तौर तरीकों को समझना पड़ेगा, उनको अपनाना पड़ेगा। अगर आप दंगा फसाद करते हैं और आप उसको मानते नहीं, और आप जो सोशल वर्कर्स आए हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, पुलिस पे हमला करते हैं, एक रॉयट पैदा कर देते हैं पूरे शहर में, तो मुझे लगता नहीं ये ठीक है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, आप उस देश में जाके बसे हैं, उस देश के जो भी दस्तूर हैं उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम यूके की नहीं है, ये प्रॉब्लम यूरोप के दूसरे शहरों में, दूसरे कंट्रीज में फैल रही है। जर्मनी में है, फ्रांस में है, और कहीं ना कहीं US में भी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने एक्सेप्ट किया माइग्रेंट्स को, अब वो माइग्रेंट्स बढ़ गए हैं, अब वो इकट्ठे हो गए हैं और वो चैलेंज करते हैं, जो सिस्टम है उस देश का उसको चैलेंज करते हैं, वो अपने तौर तरीके से रहना चाहते हैं। तो ये एक सच्चाई है, दो सोसाइटीज के बीच के अंदर एक ड्रिफ्ट पैदा हुई है, और इसके कारण उसने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेके और जिस प्रकार से राइट किया, मुझे लगता है ये जो कार्रवाई हुई ये ठीक नहीं हुई, ये निंदनीय है। निंदनीय कार्रवाई है, लेकिन ये सबक देती हुई तस्वीर है। और वीरेंद्र जी, आपके पास अभी आना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए हमारे देश में भी हम धर्मनिरपेक्षता को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। धर्मनिरपेक्षता ने किस तरीके से राजनीति को
कई तस्वीरें दी हैं, उन तस्वीरों में हम देखते हैं कि खास तौर से जब मुसलमानों की बात होती है, आपकी पार्टी भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, या फिर जो परिस्थितियां दूसरे यूरोपीय कंट्रीज में बन रही है, वहाँ के हालात क्या हो रहे हैं। और भारत में भी मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी, हमारे खुद के देश के अंदर ही, राष्ट्रीय राजधानी में ही आप देख लें तो बहुत सारी ऐसे इलाके हैं जिन्हें जो कि सीधे तौर पर कहा जाता है नो एंट्री जोन है, वहां पुलिस नहीं जा सकती, वहां पर कोई हिंदू अपनी धार्मिक प्रक्रियाओं को अंजाम नहीं दे सकता। ये परिस्थिति बन चुकी है। डॉक्टर वीरेंद्र, सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही अभी। हाँ जी बोलिए डॉक्टर वीरेंद्र। सॉरी डॉक्टर वीरेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। मैं आपके पास पुनः आती हूँ। बीएस निगम साहब हमारे साथ, फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ है। आवाज मिल रही है मेरी? हाँ वीरेंद्र जी प्लीज, आ गई आपकी आवाज। आ रही हूँ बीएस निगम साहब, इसके बाद आपके पास आती हूँ जी। डॉक्टर सचदेव, मैं बहुत विनम्रता के साथ पहले ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास ये बात कहती है, तो वो भारत की प्राचीनतम ज्ञान परंपरा से प्रेरणा लेकर ये बात कहती है। हम जब भी कोई काम करते हैं, पूजन, यजन, हवन, कुछ भी करने बैठते हैं, तो एक मंत्र जो है नित्य निरंतर हम बोलते हैं, कल्याण मंत्र उसको कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सबके सुख, सबके कल्याण की कामना करते हैं और भारत के सनातन धर्म को छोड़कर संभवतः कोई भी दुनिया का और पंथ संप्रदाय इतना खुला, इतना सकारात्मक, इतना पॉजिटिवली नजरिया नहीं रखता, इस तरह का दृष्टिकोण नहीं रखता है। परंतु जब मैं ये कहता हूं सबका कल्याण हो, सब प्रसन्न रहें, सबका भला हो, तब उन सब में से किसी को भी इस बात की स्वतंत्रता और इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो मेरे, आपके या किसी दूसरे, तीसरे, चौथे तबके के अधिकारों का हनन करे, उन्हें परेशान करे। सबका कल्याण अर्थात सबका कल्याण। आप अपने कल्याण के लिए मेरा अहित करने की सोचेंगे, समाज के बड़े तबके का अहित करने की सोचेंगे, अन्य वर्गों का अहित करने की सोचेंगे, तो भारत की सोच भी फिर ये कहती है अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। अगर कोई दुष्टता करेगा तो दुष्टता को कड़ी लाठी से हांका जाना चाहिए। आपकी डिबेट में तो मेजर जनरल साहब बैठे हुए हैं। हम हिंसा के पुजारी नहीं हैं कभी भी, हम अहिंसा परमो धर्म कहने वाले हैं, लेकिन सरहद पर जनरल साहब और उनकी फौज तैनात रहती है और शस्त्र साथ में रखती है। सरहद पर अगर कोई मर्यादा तोड़ेगा या तोड़ता है तो हम उसको बिफिटिंग रिप्लाई देते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र, सरहद पर तो हमारे सैनिक मुस्तैद हैं, लेकिन सरहद के अंदर जो परिस्थिति बन रही है, आज ब्रिटेन में जो हुआ है वो ब्रिटेन में अंदर हुआ है साहब। ये वो इलाका है जहां पर कभी मुस्लिम आबादी 8% के आसपास होती थी, किस कदर बढ़ती चली गई। हालात क्या है वो बताने लायक नहीं है, देख कर ही तस्वीरें समझी जा सकती है। यही हालत तो हमारे हिंदुस्तान में हो रही है। इसीलिए तो मैंने ब्रिटेन का एक उदाहरण सामने रखा, लेकिन हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में आपसे प्रश्न पूछा। लावनी जी, आपकी इस चिंता के साथ मैं स्वर में स्वर मिलाता हूं। आपकी इस चिंता को लेकर कोई दो राय हो नहीं सकती। निसंदेह भारत के कई हिस्सों में, जिसमें पूर्वोत्तर भारत भी है, असम उसमें से एक है, और कुछ क्षेत्रों में भी जहां जनसंख्या का असंतुलन हुआ है और जो सनातन परंपराओं में से निकले हुए पंथ संप्रदाय हैं उसके इतर किसी की भी जनसंख्या सामान्य से अधिक बढ़ी है, वहां देखिए ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की विडंबना। आप बहुत खुलकर बहुत कुछ नहीं कह पा रहे हैं, और मैं खुलकर क्या कहूं? और जबकि परिस्थिति ऐसी है कि खुलकर तस्वीर सामने आ रही है। जिन इलाकों में, जिन राज्यों में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, वहां हालात बिगड़े हैं साहब। मैं ये कह रहा हूं, मैंने खुलकर कहा है। इस बात से कौन इनकार करेगा कि भारत का विभाजन वो इस्लाम के नाम पर हुआ। भारत में 1947 में
आबादी की अदला बदली में हिंसा जो हुई, कई लाख लोग मारे गए, ठीक 10 लाख लोगों के बारे की कुर्बानी कह लीजिए, बलिदान ठीक। कह लीजिए, भारत के नागरिकों की हत्या कह लीजिए, नृशंस हत्या, वो इस्लाम के नाम पर हुई। इस बात से कौन इनकार करेगा? मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। हाँ, तो उस परंतु समय तो उन्होंने मैं कहा था ना मैं कि लड़के मैं लिया मैं ये पाकिस्तान, अब वो हंस के हिंदुस्तान लेंगे। उन्होंने जो कहा था वो करना शुरू कर दिया है। आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या किसी में नियंत्रण दम कानून की नहीं दिशा में है, हम जा नहीं रहे। विरेंद्र जी, किसी में मैं इतना पुनः, दम ठीक है, नहीं ठीक है। कि हिंदुस्तान ले ले हमसे। हाँ, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुओं का है, मेरा आपका जनरल साहब का है। हिंदुस्तान उनका है जो भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति और परंपराओं में विश्वास रखते हैं। और जो जिनको इस्लाम भारत के चाहिए वो जा कानून चुके को माने, पाकिस्तान। मुद्दा ये भी है, जो भारत के राष्ट्रवाद को, राष्ट्र के राष्ट्रवाद को समझे। बीएस निगम साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए परिस्थितियां यहाँ पर कैसे किस तरीके से बदलती हुई नजर आई हैं। तमाम उन देशों में, यूरोपीय देशों में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर शरणार्थियों को जगा दी। हमारे देश में भी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ही हम कहते हैं कि हम सबको आत्मसात करते हैं, हम सबको मानते हैं, सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। लेकिन वो देश जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ा और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपना दिल खोला, आज उन्हीं के दिल में खंजर घोंपा जा रहा है साहब। इसीलिए हम ब्रिटेन का उदाहरण सामने रख रहे हैं और भारत को सबक लेने की बात कर रहे हैं। बीएस निगम साहब, कितना सहमत हैं आप? अब मुझसे पूछिए। जी सर, मैं आपसे ही प्रश्न कर रही हूँ निगम साहब। हाँ, देखिए ये जो घटना है, ये बात सही कहा आपने कि ब्रिटेन ने पहले रास्ते खोले, इन लोगों को वहां आ दिया, और अब जिस पॉलिसी के बहाने पॉलिसी है, लेकिन बच्चे इतने सारे हैं और वो पाल नहीं पाते हैं, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, और उनकी जो ब्रिटेन की और पूरी जो पॉलिसी है चाइल्ड केयर, वो एक अलग किस्म की हमारी मैं तरह दोबारा नहीं आती हूँ सर, आपकी क्या ऑडियो कहना। में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज पैनल बीएस निगम साहब को पुनः जोड़ने का प्रयास कीजिए, उनकी ऑडियो में प्रॉब्लम है। एक ही सी बात सर आपके पास आते हुए, देखिए यहाँ पर कानून की बात हो रही है कि एक किसी भी देश का अपने देश का संविधान होता है, देश के कानून होते हैं, कुछ नियम कायदे होते हैं और उसी के हिसाब से चलना होता है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं हुआ। बाल अधिनियम 1989 की ये पूरी परिस्थिति है, बच्चों को लेकर जो ये लॉ बना था, उसी के तहत तो सोशल जो कंपनीज होती हैं वो सामने जाते हैं, सोशल वर्कर्स सामने गए और उन बच्चों को लेकर जा रहे थे, लेकिन परिस्थिति बिगड़ गई। ठीक वैसी ही परिस्थिति हमारे यहाँ भी है सर। मैं बार बार इसलिए भारत की बात करूंगी क्योंकि भारत भी इसी परिस्थिति से जूझ रहा है। यहाँ पर भी संविधान की बात तो होती है, लेकिन संसद में पहुंचकर कुछ ऐसे लोग हैं जो जय फिलिस्तीन कहते हैं, जय भारत माता की जय कहने से कतराते हैं। यहाँ पर संविधान का हवाला तो देंगे, लेकिन यूसीसी के नाम पर, शरिया के नाम पर किस तरीके से धर्म को हावी कर देंगे, यहाँ के कायदे कानून नहीं मानेंगे। ये परिस्थिति भारत को झेलनी पड़ती है, सी बात से। हाँ बिल्कुल। हाँ देखो लावनी, इसमें कोई शक नहीं कि जो लीड्स में हुआ यूके में, ये सच्चाई है। जैसे एम्बेसडर साहब भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि वहां पर लॉज हैं, वहां पर बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छे लॉज बनाए हैं कि भाई आप बच्चे तो पैदा कर लेते हैं मगर आप उसके बाद उनकी देखभाल नहीं कर सकते, या आप उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज करते हैं, वो आपको अलाउड नहीं है, चाहे आप माँ बाप हो। तो वहां पर जो लॉ के अनुसार आपके जो सोशल वर्कर है वो बच्चे को ले जाते हैं, और फिर आप उसके अगेंस्ट फोर्स यूज कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर आप उस देश में जाके बसे हैं तो उसके रूल्स को माने। देखो आपने जो इशारा भारत की तरफ किया, देखो भारत एक सेकुलर देश है और भारत जो हर एक धर्म को अपने आता है, और ये भी सच्चाई है। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के जो मुसलमान थे वो 15% थे, आज वो बढ़ के 18% होंगे। अगर आप अपने नेबर्स को देखें, चाहे दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान के अंदर करीब करीब 22% जो थे हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन और आपके जूस, आज वो घट के 1% से कम रह गए। वो कहां चले गए? या तो उन्होंने मार दिया, या उनको कन्वर्ट कर दिया, या वहां से भाग गया। तो ये तो असली चेहरा है पाकिस्तान जैसे देश का, और ये जाके यूरोप में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दूसरे लोगों को रहने नहीं देते। बांग्लादेश में देखे आप क्या हुआ, 23% थे जब आजाद हुआ 1947 में, और जब तक 1971 हुआ तो ये करीब करीब जो थे 14% रह गए थे, और आज घट के वो 8% रह गए। वहां पर भी कहीं ना कहीं एंटी इंडिया सेंटीमेंट है। और दूसरी बात यह है
कि वहां पर भी रिलीजन के नाम पे लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाता है, ये विडंबना है। मगर आप भारत का जब इशारा करते हैं, भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर हर रिलीजन का लोग रह सकते हैं और हर एक को अपनी एक प्रकार से छूट है, मगर इस छूट का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई। ये भी सच्चाई है, जो भारत की डेमोक्रेसी है वो एक प्रकार से बड़ी वाइब्रेंट है, मगर हमारे लॉज भी स्ट्रिक्ट हैं, ये नहीं कि कोई इसका मिसयूज करेगा। मैं यही कहने की कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से रोंगिया आए, अब भारत के अंदर जो हमारे कुछ एक इकोसिस्टम के अंदर जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं उनका इस्तेमाल कई बार होता है। जैसे अभी आपको पता, रोंगिया भारत के अंदर आए, कुछ लीगली इलीगली भारत के अंदर आ गए, उनको आप जम्मू की तरफ बसाते हो, वो एक प्रकार रेडिकलाइज हो सकते हैं क्योंकि एक मार्जिनलाइज लोग हैं। और आज की तारीख में जो हालात जम्मू और कश्मीर की हो रही थी, तो ये आपको नजर आया कि ये रोंगिया जो सेटल किए हैं ये एक बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि आप देखें, बांग्लादेश के अंदर 10 लाख के करीब ये रखाइन प्रोविंस से आए, पर बांग्लादेश ने इनको कॉक्स बाजार में रखा और इनको घुसने नहीं दिया बांग्लादेश में। मगर ये ही रोंगिया भारत के अंदर घुसने की कोशिश करने, भारत के अंदर घुस भी गए होंगे, और इनको जो कुछ एक गवर्नमेंटों ने इनको ऐसी ऐसी जगह बसा दिया जहां पर वो सिक्योरिटी के लिए रिस्क बन चुके हैं। भारत के अंदर घुस के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का पॉलिटिकल टूल बन चुके हैं और उसका खामियाजा भारतवंशियों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है लावनी, बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, और ये समझना पड़ेगा ये रेडिकलाइज हो सकते हैं। आईएसआई इनका इस्तेमाल करती है, तो इलीगल माइग्रेंट्स को भारत को भी बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। मगर दुर्भाग्य की बात है, हमारे कुछ एक बॉर्डर जो है वो बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं थे, स्पेशली बांग्लादेश और भारत के बीच में, और कहीं ना कहीं अभी जो नॉर्थ ईस्ट के बीच में जहां म्यांमार से भी इसका फायदा उठाते हैं। और ये फिर जो आके क्योंकि ये रेडिकलाइज हो सकते हैं, आईएसआई इनका इस्तेमाल करती है, ये भारत के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। बिल्कुल, भारत के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है, डॉक्टर वीरेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, मैंने इसीलिए आज ऐसी कोई बहस मुबाहिस नहीं आ रखी है, हम एक बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि सरकार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ी, 10 साल आपकी सरकार, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अभी तक कोई भी पिक्चर क्लियर होती हुई नजर नहीं आती है। दूसरी तरफ आपने सीए एनआरसी की बात की, तो जो एक ब्रॉडर वास्ट पिक्चर होनी चाहिए थी उस पर भी अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। कुल मिलाकर जिन कानूनों को लेकर, जिन कदमों को लेकर भारत को आगे बढ़ना चाहिए था, अभी तक सर वो नहीं हो पाया। अब किस चीज का और इंतजार कर रहे हैं? ब्रिटेन में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, राष्ट्रवाद पर हमला हो रहा है दुनिया भर में, ये आप भी देख रहे हैं। तो अब हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? यहां पर भी देखिए, मुझे याद आया कि शाहीन बाग में मुझे याद है कि बच्चों को उतार दिया गया था, और इस दंगे में भी अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से विजुअल्स देखे हो तो बच्चों को भी उतार दिया गया इस दंगे में। देखिए लावनी, ऑडियो मिल रहा है मेरा आपको? हाँ जी लावनी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो चिंता आप जता रहे हो उस चिंता से मैं भी वाकिफ हूं, मेरी पार्टी भी वाकिफ है, और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं अपनी चिंता जता चुके हैं। जनसंख्या का असंतुलन, जनसंख्या का अनुपात बिगड़ना, ये एक प्रश्न है। इससे मिलता जुलता प्रश्न है जो जनरल सिवाच ने जिसकी तरफ संकेत किया कि इलीगल माइग्रेंट्स, स्पेशली हमारे जो पड़ोसी देशों से मुस्लिम माइग्रेंट आ रहे हैं, वो चाहे रोहिंग्या हो या कोई दूसरे भी हो, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हैं, सिक्योरिटी रिस्क भी हैं। सरकार इस बात को लेकर के संजीदा है और आवश्यक सावधानियां जहां जहां बरती जानी चाहिए वो बरती जा रही हैं। बड़ा और वाइडर प्रश्न है जनसंख्या कानून का। निश्चित तौर पर मैं इस पक्ष में हूं, और भारत की संसद में अभी भी एक प्राइवेट मेंबर बिल तो पेंडिंग है ही। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना ही चाहिए। इसमें कम से कम आना ही चाहिए, तो हम 10 साल से सुन रहे हैं, इसके लिए मुहिम भी कर रहे हैं। कब आएगा, प्रश्न ये है। हमें आपको ये पूछने का बिल्कुल अधिकार है कब आएगा, लेकिन मेरी अथॉरिटी नहीं है उसकी डेट लाइन तय कर पाने की। मैं लेकिन कह रहा हूं, हमने जिन जिन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली, भले ही हमने अनुच्छेद 370 हटाने की बात की हो, भले ही हमने भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने की बात की हो, भले ही हमने 3 तलाक के कानून पर मुस्लिम महिलाओं को
उस दरिंदगी से मुक्त कराने की बात की हो, बहुत बार यही पूछा जाता था जो आप कह रही थी, कब बनेगा मंदिर, कब जाएगी 370। भारतीय जनता पार्टी ने उन उन बड़े विषयों पर समाधान दिया है जिसके बारे में ऐसे प्रश्न पहले पूछे जाते थे। आज आज आप प्रश्न कर रहे हो, मैं विनम्रता से कह रहा हूं, आज ये उत्तर नहीं है मेरे पास कि कल या परसों कोई बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा और अगले सत्र में वो पारित हो जाएगा, परंतु हमारा मन, हमारी दृष्टि, हमारी सोच इस विषय में साफ है। भारत की अस्मिता से छेड़छाड़, खिलवाड़ की इजाजत हम किसी को नहीं देंगे। एक मजेदार बात यहां पर, क्योंकि हम, आपने भी कहा हम किसी बहस में नहीं पड़ना चाह रहे, जनरल साहब ने कहा, एक और पैनलिस्ट जो हमारे साथ थे एम्बेसडर साहब, उन्होंने भी कहा कि वहां पर मान लीजिए इंग्लैंड का कोई कानून है, यूके का कोई कानून है और वहां की मुस्लिम आबादी उसको नहीं मान रही है। ये एक चिंता का विषय है, एक घंटी है खतरे की कि कल को जब हम भारत में भारत की तरक्की से जुड़े हुए, भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ बड़े कानूनी सुधार लेकर के आएंगे तो भारत में भी आबादी का एक बड़ा तबका ऐसा हो सकता है जो इस तरह का हिंसक रुख अख्तियार करे। मुझे, आपको, जनरल साहब को, सरकार को उसकी तैयारी और चिंता करनी पड़ेगी और वो तैयारी समाज को भी करनी पड़ेगी। केवल सरकार के भरोसे वो काम होने वाला नहीं है। यहां एक और बात मैं कहूंगा कि जो जनरल साहब कह रहे हैं कि रोहिंग्या आ गए, घुस गए, मैं भी चिंतित, मैं भी परेशान हूं, सेना भी परेशान है, हम सब लोग आंतरिक सुरक्षा के इस बड़े खतरे को लेकर चिंतित हैं। और हमने कहा कि दे आर इलीगल माइग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो आ गए, गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस आए। साहब, ये जो लंदन में, लीड्स में, लिसेस्टर में उत्पात मचा रहे हैं, ये तो वहां के लीगली माइग्रेटेड लोग मिलेंगे ज्यादातर। बिल्कुल। सवाल ये है कि समाज का कौन सा तबका है जो लॉ ऑफ द लैंड को, नहीं तो प्रॉब्लम ये है ना सर, क्यों ये कहा जा रहा है हम इलीगल माइग्रेंट्स से तो परेशान है, लेकिन वही इलीगल माइग्रेंट्स किस तरीके से यहाँ पर आधार कार्ड लेकर घूम रहे हैं और लीगली वो जाकर वोट दे रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए ब्रिटेन का उदाहरण है, लेकिन सबक हमें लेने की जरूरत है। सीए एनआरसी को लेकर भी मैंने इसीलिए आपसे क्लैरिटी पूछी थी। बीएस निगम साहब के पास जाना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि शायद अब उनका ऑडियो एकदम क्लियर हो गया है। बीएस निगम साहब, इस पूरी परिस्थिति को, ब्रिटेन में जो हुआ है, अगर ब्रिटेन की तस्वीर को भारत के लिए सबक मानकर अब पूरी परिस्थिति का आपसे आकलन करने को मैं पूछूं तो किस तरीके से लेते हैं आप सर? ये बहुत बड़ा सबक है मैडम, क्योंकि जो वहां हो रहा है वो ना तो अप्रत्याशित था, वहां पर ऐसे अमूमन पहले भी झगड़े हुए हैं और वो खतरा मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी से वहां बहुत बड़ा एक खतरा पहले से भी था। और अब ये जैसे ही इंटरनेशनल या ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेररिज्म हो रहा है या ये सोच ऐसी बदल रही है तो इससे खतरा और भी बढ़ गया है। और भारत के लिए तो ये एक सबक लेने वाली बात है, क्योंकि भारत में, जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने रोहिंग्या का जिक्र किया, मैंने रोहिंग्या को उत्तराखंड में भी देखा है, मैं वहां रहा और जब देखा मैंने तो वहां पहाड़, वहां के जो हल्द्वानी है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, इनमें इक्का दुक्का वो घूमते हुए मिल जाते हैं। हमारी सिक्योरिटी, क्योंकि आगे चल के हमारा चाइना बॉर्डर भी है, अगर वो वहां ऐसी बस्तियां उन्होंने बसा दी तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे तो ये कभी हो नहीं सकते। जब हमारे हो नहीं सकते तो ये तो गैर ही रहेंगे इस तरह से, समझे, क्योंकि इन्होंने तो कभी भारत को आत्मसात किया नहीं, है ना। और इससे बड़ी दिक्कत ये है जो आपने बताया ब्रिटेन वाला मामला, ब्रिटेन में जो एक नई पॉलिसी तो वो है नहीं, है तो पुरानी ही पॉलिसी, लेकिन पूरे यूरोप में पॉलिसी है भाई, जब आप इतने बच्चों को संभाल नहीं सकते, उनकी देखभाल नहीं कर सकते, तो वहां का कानून तो अपना काम करेगा ना। अब वो बच्चों को इतना छोड़ देते हैं, बाहर भी छोड़ देते हैं, इंग्लैंड में भी, ठीक है, तो फिर वो तो पुलिस उठा के ले ही जाएगी, ले जाएगी तो बच्चों को उनके माँ बाप से अलग करेगी, तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आपका प्रश्न ये और है जो मैंने आपकी स्क्रीन पे देखा कि अगला नंबर किसका, अगर ब्रिटेन का नंबर अब है तो अगला नंबर किसका। मैं इस बारे में बता सकता हूं कि अमेरिका का कई शहर हैं, जिसमें न्यूयॉर्क है, एक शिकागो है, जिसके अंदर अभी भी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर हमेशा टेंशन रहती है। जरा सा हिंदू, जब जरा इंडिया और पाकिस्तान का मैच जिस दिन होता है, वहां देख लीजिएगा, सड़क बीच में है, एक तरफ हिंदुओं की दुकानें हैं,
एक तरफ मुसलमानों की दुकान है और उनमें एक मिनी युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। पुलिस आती है, संभालती है उनको। तो ऐसी जगहों पर भी ये झगड़ा की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो ये रोहिंग्या को रोकना और इलीगल माइग्रेंट्स को रोकना, और जो मेरे पहले साथियों ने कहा कि जनसंख्या कानून, अब जैसे आपने भी कहा कि हाँ भाई पर कब तक, सुनते बहुत सालों से रहे हैं, 10 सालों से सुन रहे हैं, लेकिन कब तक होगा। तो मुझे लगा बीजेपी ये काम अब अगले एजेंडे के रूप में इसको करना चाहिए और भारत की सुरक्षा जो आंतरिक है उसको मजबूत करना चाहिए। भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि सीमा पर हमारे प्रहरी मुस्तैद हैं, लेकिन अंदर जिस तरीके से जयचंद बैठे हुए हैं, खासतौर से एक ही चीज बात सर, यहाँ पर तो मैंने इसलिए बोला जयचंद क्योंकि मैंने कहा ना कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स है कुछ लोगों के लिए पॉलिटिकल टूर है। सबसे महत्वपूर्ण ये है, मैं थोड़ा सा अलग प्रश्न अब आपसे कर रही हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश में अब जब मुसलमानों को लेकर आप देखते हैं कि विश्व मंच पर बड़ी प्रतिक्रियाएं आई थी, और उन प्रतिक्रियाओं में एक वक्त आया था जब ये कहा गया था कि मुसलमान भारत में डर रहा है, मुसलमान हिंदू यहाँ पर मुसलमान के प्रति असहिष्णु होता चला जा रहा है, फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज और पता नहीं क्या क्या रिपोर्ट्स निकाल दी गई थी। ये वही ब्रिटेन है जिसने कहा था कि मुसलमान भारत में पीड़ित है। आज यही ब्रिटेन ये कह रहा है कि वो शरणार्थी मुसलमानों से, मुसलमानों की आबादी के बढ़ने से परेशान है। क्या वक्त नहीं आ गया कि भारत को भी अब ऐसी ही फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स निकालनी चाहिए, कमिटीज बनानी चाहिए और दुनिया को असली चेहरा दिखाना चाहिए? ये वक्त आ गया है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे कहा जा रहा है, प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ सर, ब्रेक के बाद इसका आंसर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी देश के लिए खतरा बनती जा रही है। ब्रिटेन और बांग्लादेश इसका बड़ा उदाहरण है, और अगर हम इन उदाहरणों से नहीं सीख पा रहे तो फिर आगे हमारे लिए खतरे की घंटी, खतरे की तस्वीर किस कदर हावी होगी, इसी पर चर्चा जारी है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सीधे अपने पैनलिस्ट के पास चलते हुए एक ही सिवा सर से मैंने प्रश्न ब्रेक से पहले ये पूछा था। सर, आपसे मेरा प्रश्न यही था कि ब्रिटेन, जहां पर ये कहा जाता था कि भारत में मुसलमान पीड़ित है और इसे लेकर भारत को बदनाम करने का प्रयास किया जाता रहा, आज वही ब्रिटेन ये कह रहा है कि हम मुसलमानों के दंगों से परेशान है, उनकी बढ़ती हुई आबादी से परेशान है। तो क्या वक्त आ गया है कि एक रिपोर्ट तैयार की जाए और आईना दिखा दिया जाए कि सच क्या है और झूठ क्या है? देखो लावनी, जो ब्रिटेन में हो रहा है वो तो उनको पता होना चाहिए था, ही होगा, क्योंकि दो मापदंड नहीं हो सकते। वो जो उंगली भारत की तरफ उठाते हैं उनको देखना चाहिए भारत एक ऐसा देश है जो कि सही मानों में सेकुलर है, जिसके अंदर हर रीजन के लोग रह सकते हैं और कोई भेदभाव किसी के प्रति नहीं। मगर प्रॉब्लम ये नहीं है। देखो, प्रॉब्लम हमें समझनी पड़ेगी हमारे देश के अंदर क्या है। हमारा देश किसी मायने से सॉफ्ट है। इसी के कारण जो इलीगल माइग्रेशन भारत के अंदर हुई है, हम रिफ्यूजी एक्ट साइन नहीं किया हुआ, मगर इसके बावजूद आपको पता है बांग्लादेश से भी हमारे पास जितने रिफ्यूजी आके बसे हैं, और वो इलीगली आए हैं क्योंकि बॉर्डर से क्रॉस किया उन्होंने। बांग्लादेश भारत का बॉर्डर, यहाँ पहले फेंस नहीं था और किसी और वजह से भी। मगर दुख की बात ये नहीं है, दुख की बात यह है कि वो लीगलाइज हो गए। वो आधार कार्ड बना लेते हैं, वो वोटर कार्ड बना लेते हैं, उनके पास वो सब डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं जो कि एक नागरिक के पास है। तो ये है चिंता का विषय भारत के लिए, क्योंकि ये जो है, ये जो कुछ है, जिस प्रकार से रोहिंग्या भी आए वो भी भारत में इसी तरीके से आए, और वो आज की तारीख में ऐसी ऐसी जगह सेटल कर दिए हैं जो गवर्नमेंटों ने, कि जो कि सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। जैसे हम जम्मू की बात कर रहे थे, बाकी ऐसे इलाकों में भी किए। पहली बात, इलीगल माइग्रेंट्स हुए। दूसरी बात, इनके डॉक्यूमेंट्स बना दिए गए, इनको ऐसे दिखाया गया जिस प्रकार से ये भारत के नागरिक हैं। ये दुख की बात है। भारत एक सॉफ्ट स्टेट मानी जाती है कि किस प्रकार से वो उनके पास ये डॉक्यूमेंट बनाना इतना आसान है। और तीसरी बात है, इनको ऐसी जगह बसाया गया जहां पर वो सुरक्षा के लिए एक प्रकार खतरा है। ये हमें समझना पड़ेगा। कुछ इंटरनल डिसऑर्डर, क्योंकि OGW और स्लीपर सेल की जब बात करते हैं आप, देखो मैं कश्मीर घाटी और जम्मू कश्मीर में कम से कम 20 से 22 साल ऑपरेट किया है,
तो मुझे यही पता है कि जब ओवरग्राउंड वर्कर और जो स्लीपर सेल हैं वो इन्हीं में से पैदा होते हैं, और बिल्कुल। वो फिर भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। तो यह सच्चाई है कि जो आप नेशनल रजिस्टर की बात कर रहे हैं, वो इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द डे, वो होना चाहिए कि आप पूरे जो पॉपुलेशन है आपकी उसको एक बार स्क्रूटनाइज करें, ये देखें कि कोई ऐसा तो नहीं है कि जो इलीगली माइग्रेंट होके भारत में आया है और उसने फ्रॉडलेंट तरीके से अपने डॉक्यूमेंट बना लिए। सच्चाई यह है, भारत की इंटरनल सुरक्षा के लिए आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। आपको अपने जो पैनामे हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, और जो भी इलीगली माइग्रेंट्स भारत में आए हैं उनको भारत से डिपोर्ट करना चाहिए। वो बिल्कुल। सच्चाई है, क्योंकि भारत के लिए खतरा। खतरा क्यों है? क्योंकि जो आईएसआई है, क्योंकि ये एक ऐसे दस्ते से हैं, इनको रेडिकलाइज करना बड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए इस्तेमाल जरूरी करती है। है कि तो एनआरसी भी इसलिए शिक्षा का क्लैरिटी के हमारे- साथ, जी क्लैरिटी के साथ इस पर भी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। लेकिन वीरेंद्र सर देखिए, दो चीजें मैं बार बार कहूंगी, सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए सरकार की जवाबदेही भी ज्यादा होगी, वो चाहे एनआरसी सीएए को लेकर हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हो। थोड़ा सा प्रश्न मेरा आपसे इतर होगा इससे, एक तरफ तो कुछ कानूनों की जरूरत है, ये हम देख रहे हैं, परिस्थिति ये इस तरफ इशारा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या आप ये मानते हैं कि हम जिस धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जिस सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, वही हमारे राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा रोग तो नहीं है? वो हमारे लिए एक बड़ा घाव तो नहीं बन गया है? क्योंकि सेक्युलरिज्म बाद में जोड़ा गया था संविधान में, ये सोचकर नहीं जोड़ा गया था कि 65 सालों में जो हिंदू आबादी होगी वो 9 राज्यों में अल्पसंख्यक चली जाएगी, और मुस्लिम आबादी वो 1% से बढ़कर आज वो 18%, 20% पर पहुंच जाएगी। ये सोचकर सेक्युलरिज्म तो नहीं जोड़ा गया था। देखिए, पहली बात, आपने कहा कि सेक्युलरिज्म शब्द बाद में संविधान में जोड़ा गया, सत्य बात है। आपातकाल के दौरान जोड़ा गया, यूं भी कह सकते हो कि धक्के से जोड़ा गया। हम तो ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में निरंतरता के साथ कि भारत को पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं, भारत को पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए किसी संवैधानिक प्रावधान की आवश्यकता थी ही नहीं। भारत के सनातनी, भारत के हिंदू, वे स्वभाव से, क्योंकि पंथ निरपेक्ष हैं, वे किसी दूसरे के पंथ के प्रति गलत दृष्टिकोण रखते ही नहीं है, छोटा दृष्टिकोण रखते ही नहीं है। इसी कारण से भारत 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950 से आज तक स्वाभाविक रूप से पंथ निरपेक्ष है। हमारे यहां अगर हम हिंदू, अगर हम सनातनी, अगर लावनी जी के पूर्वज, जनरल सिवाज के पूर्वज, मेरे पूर्वज, हम लोग स्वभाव से पंथ निरपेक्ष नहीं होते, और तो 1947 में जब भारत माता के 2 टुकड़े किए गए भारत भूमि के, और प्योरली एकदम कुल्लम कुल्ला इस्लाम के नाम पर किए गए, ये कहकर किए गए कि इस्लाम जो है वो भारत हिंदू के साथ नहीं रह सकता, सेपरेट नेशन है, 2 नेशन थ्योरी के आधार पर किए गए, तो उस दिन भारत जो है अपने आप को वो हिंदू नेशन कॉन्स्टिट्यूशनली घोषित कर देता। तो पहली बात, भारत की पंथ निरपेक्षता संविधान में इंदिरा जी द्वारा घुसेड़ी गई धर्मनिरपेक्षता से बिल्कुल भिन्न है, और वो मेरे और आपके स्वभाव और संस्कार में है। दूसरी बात ये कि भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, उसके मामले में वर्तमान सरकार ने पल भर के लिए कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। धीरे धीरे चीजों को ठीक किया जा रहा है। आसुरी शक्तियां, वे भीतर हो या बाहर, हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। लेकिन चलते चलते ये तो कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा लावणी जी, कि इतनी स्पष्टता के साथ भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की विरासत और भारत के राष्ट्रवाद का प्रहरी भारतवर्ष में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से बड़ा या उससे मुखर कोई है नहीं। कांग्रेस जो आज मुख्य प्रतिपक्षी दल दिखाई देता है, या दिल्ली के एक दल का नाम आपने सर, लिया, ये सब होने इन के लोगों बावजूद भी खुले- हमारे इन- देश में इन- कई ऐसे इन राज्य लोगों हैं इन जहां लोगों पर की- शोभा यात्राएं निकालने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। शोभा देखिए ना, यात्राएं मैं निकालने से कह रहा पहले हूं, डर लावणी लगता जी है, सुनिए ना, पत्थर लावणी फेंके जी, जाते हैं। लावणी जी, मैं आपकी यहाँ पर जनता कांवड़ सेवा की- यात्रा को लेकर जो लावणी जी, परिस्थिति मैं बनी आपकी है वो जनता भी आप सेवा देख की- रहे हैं। लावणी सवाल जी, मैं इसीलिए आपकी मैंने जनता सेवा की- धर्मनिरपेक्षता पर उठाया मैं कि आपकी क्यों फिर हम जनता डो सेवा रहे हैं? की ये केवल एक धर्मनिरपेक्षता के नाम बात पर ही कहना तो चाहता ब्रिटेन हूं। जल रहा है। मैं एक बात कहना हूं लावणी जी,
कि निश्चित तौर पर हमारी आपकी लड़ाई उन राजनीतिक दलों के साथ भी है जिन्होंने वो पाप किया है जिसका संकेत जनरल सिवाच ने दिया। न केवल रोहिंग्याओं को या विदेशी जो घुसपैठिए हैं उनको घुसने दिया, न केवल उनको अपना वोट बैंक बनाया, बल्कि वहां बसने दिया और बसाया जहां वे आपके, हमारे और देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा और खतरा इसीलिए जरूरत है तो सर कुछ खतरनाक उन लोगों से स्टेप उठाने पॉलिटिकली हम लड़ की। रहे अगर हैं, खतरा है उनको तो डिमोलिश खतरनाक करेंगे। स्टेप से मतलब मेरा सीधा सीधा है कि कठोर स्टेप्स, एनआरसी को लेकर क्लैरिटी हो, हम ही- जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्लैरिटी हो, ही- सारी क्लैरिटी होनी चाहिए। हम ही बीएस निगम करेंगे। साहब जल्दी से आपका हम ही भी लेकर कमेंट आएंगे। सर। हाँ, बीएस देखिए निगम मैं साहब। देखिए रानू जी, मेरा तो विचार ये है कि जो इसकी जड़ है, जो मुसलमानों को बहकाया जाता है, इनको बरगलाया जाता है, आतंकवादी बनाया जाता है, इसकी जो जड़ है, जड़ पे अटैक होना चाहिए। और वो जड़ है ये ऐसे जो मदरसे चल रहे हैं, ऐसी मस्जिदें हैं बहुत सारी जो बड़ी क्लासिफाइड हैं, यहाँ बेशक नमाज पढ़ी जाती है, मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे और तरह की बातें भी वहां की जाती हैं। इनको ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए यही लोग कहते हैं, यही लोग जो प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं उनको भी बिगाड़ते हैं। हम तो अपने आराम से देखें, किसी से पूछते हैं तुम्हारे कितने बच्चे हैं, कह रहे 6 हैं 8 हैं, ये इनकी आम बात है। तो इस पर इनको कौन देता है ये सलाह? ये सलाह देते हैं ये मदरसे वाले, सलाह देते हैं ये मौलवी। तो अटैक यहाँ पे होना चाहिए, आर्थिक स्रोत बंद होने चाहिए, जो मदरसे हैं या मस्जिदें इनका ऑडिट होना चाहिए। आगे ये पैसा आता कहाँ से? बाहर से इतना पैसा आता, बाहर से आता क्यों है इनके लिए पैसा? हमारे मस्जिद बहुत हैं, आने वाले 1000 सालों के लिए मस्जिद बहुत है, पर आए दिन नई मस्जिद बन जाती हैं। कहां से बन जाती हैं भाई? ये टैक्स तो देने का देते नहीं, सारे हॉस्पिटल्स पे कब्जा किया हुआ है अंदर इन्होंने, है ना? तो सुविधाएं सारी चाहिए, जनसंख्या पे कोई नियंत्रण नहीं। तो ये तो कहीं ना कहीं जो आपने कहा, हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अप्रिय डिसीजन लेने पड़ेंगे, वोट बैंक को थोड़ा सा मुलायम करना पड़ेगा। बिल्कुल हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और जैसा कि आप सेना की भाषा में कहा जाता है, मल्टी प्रोंग एक्शंस लेने पड़ेंगे सिवाच सर, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक नहीं 10 ऐसे उदाहरण हैं जो बता रहे हैं कि परिस्थिति बदल चुकी है। यहाँ पर वक्फ की संपत्ति की जब बात आती है, वक्फ के अपने डिसीजंस की, उनके अधिकारों की बात आती है, हर तरफ से देखिए राजनीति हो जाती है। लेकिन इस राजनीति के बीच में हमारे देश का राष्ट्रवाद किस तरह से खतरे में है, बहुसंख्यक किस तरह से खतरे में है, इसे लेकर हमें सचेत होने की जरूरत है। समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करती हूं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बड़ी ही मुखरता के साथ अपनी मन की बात कही और खास तौर से इस बात की तरफ आगाह किया, संकेत दिया, संदेश दिया कि वाकई अगर हम अभी नहीं चेते तो आने वाला वक्त बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि बढ़ता हुआ इस्लाम वाकई खतरे का ऐलान में है। ब्रिटेन, बांग्लादेश, अमेरिका, ये तो बस एक उदाहरण है। भारत में सबसे ज्यादा मुसलमानों की बढ़ती आबादी भारत के असली मूल को, उसके अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। इसलिए हिंदुओं को भी सजग होने की जरूरत है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं जब जब हिंदू बटा है तब तब देश भी बटा है, और जहां जहां हिंदू बटा है वहां वहां देश कटा है। इसलिए सावधान, सतर्क रहिए। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।